वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत एक नया टॉपिक जिसका नाम है उग्र राष्ट्रवाद का उदय। 1905 से 1909 तक का समय देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कई सारे टॉपिक हम देख चुके हैं और ये उसी का एक रिवीजन टाइप का है। इसमें कुछ तथ्य ऐसे भी मिलेंगे जो आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आप लगातार जुड़े हुए हैं चैनल के साथ तो आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, उसमें आप तथ्य पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आपका रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ आपको नए तथ्य भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि 1905 से 1909 तक का कार्यकाल हम पहले भी देख चुके थे। स्वदेशी आंदोलन वगैरह देखा, उग्र राष्ट्रवाद देखा, ठीक है ना। तो यहीं पर ऐसे ही कुछ तथ्य हैं जो कि मिसलीनियस समझ लीजिए या कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट समझ लीजिए जो कवर होने वाले हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तथ्य दिया गया है 1890 के पश्चात भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय प्रारंभ हुआ। 1905 तक आते आते इसने अपना पूर्ण स्वरूप धारण कर लिया। अब इसकी शुरुआत कहाँ हो चुकी थी? 1890 के बाद ही हो गई थी। उग्र राष्ट्रवाद का उदय प्रारंभ यहाँ हो चुका था, विद्रोह हो रहे थे जगह जगह पर, ठीक है ना। तो यहीं से इसका स्वरूप देखने को मिलता है, यहीं से ये प्रारंभ हो चुका था। फिर 1905 में यहाँ तक आते आते पूर्ण स्वरूप धारण कर लिया। जब बंगाल के विभाजन होता है तो उस समय ये फिर अपने स्वरूप में आ जाता है। इसमें उस समय ये फिर दिखाई देने लगता है लोगों को। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की राष्ट्रवादियों ने यह कहकर आलोचना की कि यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रहा है। तो ऐसा कौन सा परिषद अधिनियम था जिसके बारे में ऐसा कहा गया था, ये पूछा जाएगा। तो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम था जो कि अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए असफल रहा। अगला तथ्य दिया गया है 1897 में पुणे के नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए देश से निर्वासित कर दिया और तिलक तथा अन्य नेताओं को राजद्रोह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार करके लंबे कारावास का दंड दे दिया। तो लंबे समय के लिए यहाँ पर जेल में डाल दिया गया था तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को, और भी कुछ नेता थे। 1898 में भारतीय दंड संहिता की धारा 124A का दमनकारी कानून नए प्रावधानों के साथ फिर से स्थापित किया गया, पुनः स्थापित और विस्तृत किया गया और नई धारा 156A जोड़ दी गई। तो यहाँ पर क्या होता है, भारतीय दंड संहिता में दमनकारी कानून के नए प्रावधान जोड़े गए थे 156A 156A में। 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट द्वारा कलकत्ता निगम के सदस्यों में क्या कर दी, कमी कर दी। कलकत्ता निगम में जो सदस्य थे वहां पर उनकी कमी कर दी। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण और ज़्यादा कड़ा कर दिया। तो 1904 में क्या हुआ, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया। सरकार को सेनेट द्वारा पारित प्रस्तावों पर निषेधाधिकार दिया गया। निषेधाधिकार मतलब निषेध करने का अधिकार दिया गया। तो यहाँ पर निषेध करना मतलब किसी चीज़ को मना करना, रोक देना, इसका अधिकार दिया गया। यहाँ पर सरकार को सेनेट के द्वारा ये अधिकार मिला और यहाँ पर नियंत्रण और ज़्यादा हो गया, सरकारी नियंत्रण विश्वविद्यालय पर और ज़्यादा हो गया। अगला तथ्य दिया गया है बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे, मतलब आज जो उदारवादी हैं वो कल उग्रवादी थे, आज उदारवादी बन चुके हैं। ऐसे ही आज जो अभी वर्तमान में जो विद्रोह करने वाले हैं, उग्रवादी हैं, उग्र विचारधारा रखते हैं, वो कल क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। अगला तथ्य दिया गया है 1903 से 1905 के दौरान उदारवादी जिन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में सक्रिय भूमिका निभाई, जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, के मित्रा और पृथ्वी चंद्र राय। तो ये सब कौन थे? बंगाल विभाजन के विरोध में सक्रिय भूमिका निभाने वाले लोग थे। अगला तथ्य 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में 2 प्रस्ताव पारित हुए। ये 2 प्रस्ताव कौन से थे? पहला प्रस्ताव था कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां एवं बंगाल विभाजन की आलोचना करना। अब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, कर्जन उस समय था, तो यहाँ पर क्या कर रहे थे, कर्जन की नीतियों की आलोचना कर रहे थे। और दूसरा था बंगाल में बंग विरोधी अभियान और स्वदेशी अभियान का समर्थन करना। ठीक है, बंग विरोधी मतलब बंगाल को भंग नहीं करो, ये वाला जो विरोध था, ये अभियान चलाना था। और स्वदेशी मतलब स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, ये वाला अभियान यहाँ पर अपनाया जा रहा था, तो इसका भी समर्थन किया गया। तो ये 2 प्रस्ताव थे जो कि यहाँ पर कौन सा अधिवेशन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ था, वहाँ पर इन पर विचार किया गया।
इस संबंध में उग्रवादी राष्ट्रवादी यथा जैसे कि उग्रवादी राष्ट्रवादी, इनके नाम थोड़ा सा याद कर लें, पूछ सकते हैं एग्जाम में। ये कौन कौन? बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इनका मत था कि विरोध अभियान का प्रसार बंगाल से बाहर पूरे देश में हो और इसे विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक सीमित न रखा जाए, जबकि पूर्ण स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में भी चलाया जाए। मतलब सिर्फ ऐसा ना हो कि हम स्वदेशी वस्तुओं का जो है स्वदेशी अपनाएं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार बस करें, स्वाधीनता पर ध्यान ही ना दें। तो हमें स्वतंत्रता भी चाहिए, हमें इनको देश से भी भगाना है, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। ये उग्रवादी कह रहे थे, लाल बाल पाल और अरविंद घोष कह रहे थे, जिसे पूर्ण स्वराज का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इसके बाद अगला तथ्य है, कांग्रेस ने दिसंबर 1906 में कलकत्ता में अपने वार्षिक अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में स्वराज की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया। अगला तथ्य है, उग्र राष्ट्रवादियों ने बंग विरोधी आंदोलन तथा स्वदेशी अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने का प्रयत्न किया और नारा दिया, उपनिवेशी शासन से भारत को आज़ादी मिले। तो ये नारा यहाँ पर दिया जाता है। अगला तथ्य है, साहित्य, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा को संगठित करने के लिए 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो है ये यहाँ पर स्थापित की जाती है 1906 में, 15 अगस्त 1906 को इसकी स्थापना की गई। प्रसिद्ध भारतीय कला मर्मज्ञ नंदलाल बोस ने भारतीय कला के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम छात्रवृत्ति पाने का गौरव हासिल किया। तो यहाँ पर छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप इनको मिली, भारतीय कला के प्रोत्साहन में इन्होंने अपना योगदान दिया था नंदलाल बोस ने। अगला तथ्य है, वर्ष 1907 में कांग्रेस की सूरत अधिवेशन में कांग्रेस क्या है, 2 दलों में बढ़ गई। एक था गरम दल, दूसरा था नरम दल, गरमपंथी और नरमपंथी। उदारवादी राजनीति या फिर राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता जैसे कि दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। मतलब ये सब कौन थे? ये नरमपंथी दल के थे और गरमपंथी दल के वही लाल बाल पाल, अरविंद घोष थे। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे, यही लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। हमें भिक्षावृत्ति नहीं करनी, हमें भीख नहीं मांगनी, अपने अधिकारों की हम भीख नहीं मांगेंगे, हमें आत्मनिर्भर बनना है। लाला लाजपत राय, इन तीनों लोगों को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल कहते हैं, यही दिया गया है। साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठीचार्ज हुआ जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर ये घायल हो गए, फिर बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसी के कारण 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो एग्जाम में ये प्रश्न पूछ चुके हैं कि साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने किया था, याद रखना है। अगला तथ्य दिया गया है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति क्या थी? संवैधानिक आंदोलन थे, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग करना और जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना, ये नरम दल की विचारधारा थी। दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन और स्वराज की मांग 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार रखी थी। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में अपने संदेश में भी स्वशासन की बात कही थी। 1906 में कांग्रेस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में भी स्वराज की मांग रखी थी। तो जगह जगह पे क्या किया? स्वराज की बात की, स्वराज मतलब अपना राज, इसकी मांग की थी। और दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार ये बात रखी। उग्र विचारधारा वाले नेताओं ने कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां की। उनमें से बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को याचना यानी कि भीख मांगने वाली संस्था तक कह दिया, वैगिंग इंस्टीट्यूट कह दिया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, यानी कि जो INC थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको क्या कह दिया? भीख मांगने की संस्था। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ गया। गरम दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेता लाल बाल पाल और अरविंद घोष कर रहे थे। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब का नाम भी दिया जाता है, शेरे पंजाब इनको कहा जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता और पंजाब के प्रतिनिधि थे। इनको पंजाब केसरी भी कहते हैं, शेरे पंजाब भी कहते हैं। और लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी मैजनी के जीवन व्रत को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। बाद में उन्होंने मैजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में भी अनुवाद किया। द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में भी अनुवाद इन्होंने किया था। किसने? लाला लाजपत राय ने। तो ये मैजनी से प्रेरित थे, मैजनी को अपना इन्होंने गुरु माना। अगला तथ्य है, ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया
तिलक को दोषी पाया गया और 18 महीने की इनकी सजा दे दी गई, कठोर कारावास मिल गया। जब ये जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरकर सामने आए और उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। तो यहाँ पर लोकमान्य की उपाधि इनको मिलती है। अगला तथ्य 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष की सजा दे दी गई और मांडले जेल यानी कि बर्मा भेज दिया गया। तिलक को इस सजा का विरोध स्वरूप बंबई में कपड़ा मिल मजदूरों ने देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की। मांडले जेल में इन्होंने ही गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। तो गीता रहस्य याद रखिए, इनकी पुस्तक का नाम पूछा जाता है एग्जाम में। तो किसकी पुस्तक थी? बाल गंगाधर तिलक की थी। तिलक की 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो गई थी और उनकी अर्थी महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। 1920 में इनकी फिर मृत्यु हो गई। मौलाना हजरत मोहानी ने उस समय शोकगीत भी पढ़ा था। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य नेता कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से और बिपिन चंद्र पाल बंगाल से। ये सब यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे। तिलक को सर बैरेंटाइन सेरोल ने भारत में अशांति का जन्मदाता कहा है, या फिर भारतीय असंतोष का जन्मदाता सेरोल के द्वारा इनको कहा गया है। बैरेंटाइन सेरोल थे जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक को क्या कह दिया? भारत में अशांति का जन्मदाता कह दिया, क्योंकि ये उग्रवादी थे। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने दिया की वकालत करते हुए यह कहा कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। तो ये अलग अलग लोगों की कथन है, ठीक है ना, तो इनको याद रखना है। यहाँ पर हमने कुछ उग्रवादी विचारधारा, उग्रवाद जो राष्ट्रवाद का उदय था उससे संबंधित कुछ तथ्यों को देखा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।